All right, so good afternoon, friends. I welcome you all to this session on machine tool operations, and this would be our chapter number 4. Okay, चलिए start करते हैं. देखिए, we were basically ये जो पूरा मॉड्यूल है, इसका जो मेन डोमेन है वो है मेटल कटिंग, राइट? So basically, we need to remove material in the form of chips. That's what we are basically doing. So, in order to achieve that, what is required? Okay. So, in order to achieve that, so as I said to you, metal cutting is nothing but removal of chips, removal of metal, या unwanted metal. In the form of chips. ठीक है. And in doing so, basically there are two important requirements. एक तो आपका टूल होगा और एक आपका जॉब होगा. हाँ, जॉब होगा जिसपे से आप मेटल कट करेंगे, वर्क पीस जिसे कहते हैं. So in order to achieve this metal cutting process, we need to create a relative motion between them. So we need to create relative motion between job and tool, and this is achieved by machine tools. So machine tools are basically those machines on which metal cutting operations takes place. Okay, जैसे रोलिंग मिल पे रोलिंग होती है, वैसे ही मशीन टूल्स पे मेटल कटिंग होती है, लाइक दैट. So these are the names of some processes. These are the equipments used for this. So this is basically an equipment. मशीन टूल का मेजर काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करना टूल और जॉब को. इसके अलावा एक तो रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करना, नंबर 1. फिर पावर सोर्स, तो कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाता है रिलेटिव मोशन के अंदर कि मोशन होगा तो पावर सोर्स भी चाहिए. So for this you require power source, and this power source is generally motor, which is the heart of the machine, right? Next, you need guideways. I hope you understand what are guideways. Guideways पता है आप लोगों को? Then you need something for लीड स्क्रू, और थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो बॉल स्क्रूज. गाइडवेज पता है आप लोगों को? इसे गाइडवेज कहते हैं. ये दिख रहा है? हाँ, ये देखो मैं दिखा देता हूँ. ये गाइडवेज मतलब स्लाइड करने के लिए बेसिकली बियरिंग सरफेस, एक तरह से बियरिंग सरफेस, स्लाइडिंग सरफेस. ये आपके गाइडवेज है. अभी समझ में आया? गाइडवेज. बॉल स्क्रूज भी नहीं देखे होंगे फिर तो आप लोगों ने. बॉल स्क्रूज भी दिखाता हूँ, रुक जाओ मैं आप लोगों को. वैसे ये गेट के लिए जरूरी नहीं है थ्योरी, इस तरह की थ्योरी गेट में पूछते नहीं है, बट ठीक है, अभी बता देता हूँ. ये बॉल स्क्रू, ये सर्कुलेटिंग वॉल्स होती है अंदर, ठीक है तो ये नट स्क्रू असेंबली बेसिकली, बट ये स्फेरिकल बॉल्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन काफी कम होता है. सो ये आपका नट है बेसिकली, काइंड ऑफ, और ये रोटेट होगा तो एक ट्रांसलेट होगा, लाइक दैट.
तो ये मोशन ट्रांसफर करनी है। देखो एक तो पावर हो गया, पावर प्रोड्यूस कर दिया, वो पावर ट्रांसमिट करना है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए चाहिए आपको कुछ। फिर पावर ट्रांसमिशन के बाद यू हैव अ मशीन, राइट। तो अब ट्रांसलेशन करना है, रोटेशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो ये सब मैकेनिज्म यूज होते हैं रोटेशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये होता है। फिर एक एलएमजी आते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, गेट में तो नहीं पूछने वाले। लीनियर मोशन गाइड्स कहते हैं इनको, लीनियर मोशन गाइड्स। ये देखो ऐसी होती है लीनियर मोशन में। एक मिनट रुको, एलएमजीस देख रहे हो? तो इसके ऊपर आपकी टेबल बनी हुई होगी और ये स्लाइड करेगा, रेल है, ये रेल है बेसिकली। तो ये सीएनसी की टेबल इसके ऊपर माउंट होगी और ये स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आजकल मशीन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पुरानी मशीन्स में वही लीड स्क्रू और नट, हाफ नट, लीड स्क्रू नट यूज होता था। अब धीरे धीरे एडवांसमेंट इन मशीनिंग प्रोसेसेस के कारण, एडवांसमेंट इन मटेरियल्स के कारण, यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ सिस्टम्स। लीनियर रेल्स बोलते हैं, लीनियर मोशन सिस्टम्स बेसिकली। ओके, कभी मशीन खोलोगे तो दिखेगी ये सब चीजें। ठीक है, तो बेसिकली वी वोंट बी गेटिंग इनटू एनी डिटेल्स ऑफ इट, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू दिस। ठीक है, अब मशीन टूल्स कौन कौन से आपने देखे हैं? बताओ जरा, कौन कौन से मशीन टूल्स देखे हैं आपने? लेथ, क्या क्या देखे? चलो, एक तो लेथ देखी है, बहुत अच्छी बात है। मिलिंग, मिलिंग देखी है, और शेपर देखी है। ग्राइंडिंग, बहुत ग्राइंडिंग, वैसे ग्राइंडिंग को मशीन टूल के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, ग्राइंडिंग को ग्राइंडिंग मशीन ही कहते हैं, बट ठीक है, हम लोग मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा एक बहुत ही थिन लाइन है, बट फाइन। फिर शेपर हो गया, शेपर के साथ साथ एक प्लानर हो गया, स्लॉटर हो गया। हाँ, तीनों रेसिप्रोकेटिंग टाइप है। ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो एटलीस्ट आपको लेथ, मिलिंग तो दिखेगी दिखेगी, और ड्रिलिंग, ये तीन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। शेपर भी होता ही होता है। बोरिंग और प्लानर, स्लॉटर इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, बट फिर भी यू कैन फाइंड देम वेरी इजीली इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल चैप्टर है बहुत। यहां पर आपको लेथ है बेसिकली, ये देखिए। ठीक है, लेथ की असेंबली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपको पता है कि ये बेसिकली हेड स्टॉक है यहाँ पर, और ये टेल स्टॉक है। ठीक है, हेड स्टॉक के अंदर पावर सोर्स होता है, इसलिए इसको हार्ट बोलते हैं, और इसके साथ स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है। हेड स्टॉक के अंदर क्या होता है? पावर सोर्स होता है और स्पिंडल होता है, और भी बाकी चीजें होती है, बट मेन तो पावर सोर्स और स्पिंडल होते हैं। स्पिंडल बेसिकली रोटेटिंग एलिमेंट ऑफ एनी मशीन टू, ओके, लाइक दैट। उस स्पिंडल के ऊपर आप चक भी लगा सकते हो जॉब्स को माउंट करने के लिए, और बाकी दूसरी एक्सेसरीज भी आती है, डॉक प्लेट, कैरियर प्लेट, ये सब भी लग जाती है। ओके, वो सब जॉब माउंटिंग के लिए। यहाँ पर है आपका टेल स्टॉक। टेल स्टॉक बेसिकली यहाँ पर एक डेड सेंटर होता है और यहाँ पर लाइफ सेंटर होता है, अगर आप लगाना चाहें तो डेड सेंटर और लाइफ सेंटर के बीच में अगर आपको जॉब माउंट करना है तो ये जॉब माउंट करने के बीच में काम आता है। ठीक है, ये कैरियज है बेसिकली, ये पूरा का पूरा पार्ट को कैरियज बोलते हैं, पूरी असेंबली को, है ना। और ये नीचे वाला बेड है, तो कैरियज मूव करेगा आपका। ठीक है, तो कैरियज के ऊपर टूल बनेगा और इधर स्पिंडल के ऊपर आपका वर्क पीस बनेगा। ऑलराइट, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप जब भी कॉलेज जाएं तो एक बार ले देख लें, बट इतना तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस डिटेल में गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की जरूरत नहीं। ठीक है,
ये आपकी कैरियज असेंबली है बेसिकली, ये वाला पार्ट। ये बेड है आपका, बेड का काम क्या होता है? सपोर्ट करना, है ना। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है मशीन टूल का, वो है सपोर्ट करना। कास्ट आयरन के बेड्स बनते हैं यूजुअली। कास्ट आयरन इज हैविंग एक्सीलेंट डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। वो मटेरियल साइंस में पढ़ाऊंगा मैं आपको क्यों ऐसा होता है। बता सकता है कोई किस कारण से कास्ट आयरन के अंदर डैम्पिंग प्रॉपर्टीज आती है, किस वजह से आती है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हम्म, ठीक है, देखिए। और ये फाइनली आपका कैरियज है, ये वाला पार्ट। कैरियज कैन स्लाइड ऑन द बेड थ्रू ऑन द गाइडवेज। ये गाइडवेज मैंने आपको बताया। ये एप्रॉन है। एप्रॉन के अंदर बेसिकली कैरियज को चलाने का मैकेनिज्म होता है। Okay? तो इस तरह से स्लाइड कर ही सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्रॉस मूवमेंट के लिए, अगर आपको फेसिंग, और ये बेसिकली कंपाउंड स्लाइड है। कंपाउंड स्लाइड करनी है मतलब आपको टूल को किसी एंगल पे मूव कराना होता है। ओके, तो सारी फिजिबिलिटी ऑप्शन है आपके पास। ये स्वीवल प्लेट है यहाँ पर। ये स्वीवल प्लेट इसलिए दी गई है ताकि आप किसी भी एक एंगल पर टूल को टर्न कर लें, ताकि आप टेपर टर्निंग कभी करना हो आपको। ठीक है, तो टेपर टर्निंग करने में कंपाउंड स्लाइड काम आती है। ओके, बट कंपाउंड स्लाइड से जो टेपर टर्निंग होती है वो ज्यादा लेंथ के जॉब्स के लिए नहीं होती, शॉर्ट लेंथ जॉब के लिए होती है। कि बहुत सारी थ्योरी यार इंजीनियरिंग सर्विसेज की गेट में ये सब आई डोंट थिंक कि पूछेंगे फ्यूचर में, और अभी तक भी नहीं पूछा गया है। ओके, सो विल स्टिक टू द सिलेबस विदाउट गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम इट, राइट। ये लेथ के ऑपरेशंस देखिए। द फर्स्ट ऑपरेशन यू कैन सी इज द फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हो? बेसिकली लेंथ कम कर रहे हो। तो मैं आपको सारे ऑपरेशंस एक बार बता देता हूँ। ये टेपर टर्निंग हो गया। थर्ड वन इज कंटूर टर्निंग। कंटूर टर्निंग, ये फॉर्म टर्निंग। कंटूर टर्निंग और फॉर्म टर्निंग में क्या अंतर है? कंटूर टर्निंग में आपका जो जॉब है, आपका जो टूल है, वो एक पर्टिकुलर कंटूर में मूव कर रहा है। और फॉर्म टर्निंग का, फॉर्म का मतलब क्या होता है? शेप। आपका टूल जिस शेप का होगा उस शेप की टर्निंग। दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। फिर द नेक्स्ट इज ई वन विच इज शैम्परिंग। शैम्परिंग क्यों करते हैं? ताकि शार्प एजेस जो है उनको निकाल दिया जाए। नेक्स्ट इज कट ऑफ और ग्रूव क्रिएट करना, बेसिकली ग्रूविंग। थ्रेडिंग, ये है आपकी बोरिंग। मैंने आपको बोरिंग ऑपरेशन बताया भी था, याद हो तो आप लेथ पे कर सकते हो, बोरिंग भी कर सकते हो, रिमिंग भी कर सकते हो, ड्रिलिंग भी कर सकते हो। और ये लास्ट है नर्लिंग। नर्लिंग का मतलब होता है ग्रिप बनाना। तो मेनी टाइम्स यू वांट टू मेक अ ग्रिप, फॉर दैट रीजन वी परफॉर्म सच ऑपरेशंस। तो 2 मिनट दें मुझे जरा, मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ आपको, सो दैट यू आर मोर कंफर्टेबल। देखो, एक तो टर्निंग देखो आप, ये लेथ पे नहीं है, ये सीएनसी लेथ है। ये देखो, ये डेड स्टॉक, ये आपका टेल स्टॉक है, बट ये सीएनसी मशीनरी है। इसको डेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली वर्कपीस के साथ रोटेट नहीं होता है। सर आप वीडियो दिखा रहे हो? हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सिर्फ वो फाइल दिख मतलब वो फोल्डर दिखा है। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, अभी देखिए, अब दिख रहा है? हाँ सर, हाँ। वीडियो दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो टर्निंग है राइट में जो है, ये टेल स्टॉक है, ये सीएनसी मशीन है। ठीक है,
तो लेथ का एडवांस वर्जन है जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हो, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल। तो टूल का पाथ जो है ना, ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में जनरेट हुआ होगा, ठीक है। सर ये रिब्स भी बना रहा है या सिर्फ चैम्फर कर रहा है? नहीं, पूरा टर्निंग किया ना इसने, देखो टर्निंग भी किया, देखो ये टर्निंग ऑपरेशन चल रहा है आपका। और क्या बोल रहे हो उसके अलावा, शैम्परिंग भी करी है उसने। सर वो और ये रिब्स ग्रूव, भी इससे ही बनते हैं क्या? कौन से रिब्स? हाँ ग्रूव्स, ये रिब या ग्रूव्स जो भी आप बोल रहे हो। हाँ, ये ग्रूव बना सकते हो ना, इसमें कोई जो दिक्कत नहीं है, सीएनसी मशीन है, इसमें तो एक ही टूल सब कुछ बना सकता है, प्रोग्राम के ऊपर है आपके पास। ये चैम्फर भी कर दिया इसने, ग्रूव भी बना दिया इसने, टर्निंग भी कर दी इसने, फिलेट भी बना दिया इसने, ठीक है। हाँ फिलेट्स मतलब। हाँ, ये सिर्फ सीएनसी पे ऐसा होता है, आपकी नॉर्मल लेथ पे भी कर सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं। अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ और भी आपको, तो शायद और क्लैरिटी आएगी आपको। 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, बहुत सारे वीडियोस है नर्लिंग का, देखो मैं एक एक करके दिखाता जाता हूँ। ये भी सीएनसी मशीन पे नर्लिंग हो रही है। ये देखो ऑटोमेटिक टूल चेंजर से टूल आया, ये कूलेंट निकल रहा दिख रहा है, और ये टर्निंग हो रही है, ये मतलब नर्लिंग हो रही है, सॉरी ग्रिप बना दी बेसिकली। कूलेंट देख रहे हो कितने प्रेशर पे आ रहा है, देखो कितना बढ़िया ग्रिप बना है, ठीक है। और ये लेथ को देख लो एक बार थोड़ा, ये ना छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे नहीं मतलब यार, थोड़े एसएससी और एसएससी के बच्चों को बताना पड़ता है जिनने देखी नहीं होती ना लेथ। आप लोगों ने फिर भी देखी हुई है, बट फिर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाते हैं ना एसएससी जेई के लिए, वहां पर थोड़ा ज्यादा काम में आते हैं वीडियो। देख रहे हो आप किस तरह से कैरियज की मोशन है, बहुत ही पुरानी लेथ है, विंटेज। ये देखिए कैरियज कैसे मूव कर रहा है, ये अप्रॉन में सारी असेंबली लगी हुई है। फिर उन्होंने देखो ये क्रॉस स्लाइड मूव करा रहे हैं, और ये ऊपर वाला प्लाट देख रहे हो, वो स्वीवल जो होता है बेसिकली, वो वाला पार्ट है। सर हमारे कॉलेज में इससे भी पुरानी है। विंटेज हाँ नहीं सर, ये लग तो रही काफी नई है, लग रही है सर ये। ये लेथ का हेड स्टॉक, ये विंटेज है, मतलब विंटेज से समझ रहे हो ना कि, हाँ सर, हमारा समझ जाओ। तभी का ही है सर, जब कॉलेज बना था अच्छा। वो लंदन से आए हुए लेती हम्म, है सर वो। अच्छा ओके, तो तुम्हारे यहाँ भी सारे विंटेज लेते हैं, ओके गॉट हाँ गॉट। सर। सही होंगे यार, वो अगर मेंटेन होंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। वही तो नहीं है सर। मेंटेन नहीं है तो मेंटेन करो उसको, मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट उठा लो तुम लोग, और ऐसे क्या है। चल चल जाते हैं, फिर भी चल जाते, काम कर देते हैं। ये तो एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, तुम इंजीनियरिंग का कर सकते हो टाइम निकाल के। कोई भी एक पार्ट ले लो उसका, ठीक है, लेथ मशीन ले लो, और उसको पूरा रिन्यू कर दो, कॉलेज वाले फंडिंग भी कर देंगे तुमको, और इट वुड बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर यू। अब उसको कैसे करना है, उसके लिए आप किसी किसी भी कंपनी के मेंटेनेंस टीम की थोड़ी सी हेल्प लो, है ना कहीं पहचान निकालो, थोड़ा सा हेल्प लो, अलाइनमेंट टेस्टिंग के वीडियोस देखो, थोड़ा बुक्स बुक्स में देखो, कॉमन सेंस यूज करो, कॉलेजेस में टीचर्स हैं उनसे हेल्प लो, और इसको मेंटेनेंस, इसको पूरा मेंटेन करो, लेथ को पूरा नया बना दो। ये भी प्रोजेक्ट बना सकते हो आप लोग, इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर कॉलेज प्रोडक्ट ऑल्सो, और आगे के बच्चों को भी एटलीस्ट अच्छी मशीन तो मिलेगी। तो ये देखिए पूरी मशीन है, ये हेड स्टॉक है आपका, है ना। अभी हेड स्टॉक के अंदर देखिए, ये इनर व्यू दिखाएंगे इसका, ये स्पिंडल है, पूरा स्पिंडल असेंबली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक। ये देखा आपने, ये भी दिखाता हूँ मैं, उससे पहले सारे दिखा देता हूँ तुमको एक एक करके वीडियोस, मुझको भी नहीं पता कौन सा क्या है, देखो ये टर्निंग का नहीं, सॉरी थ्रेडिंग का है, ये थ्रेडिंग हो रही है, थ्रेडिंग पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा डिटेल में आपको।
So this is a threading operation basically. Okay. ये CNC पे अलग अलग ऑपरेशन. ये इंसर्ट्स जो होती है ना बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ जो कार्बाइड की इंसर्ट्स होती है, कार्बाइड की इंसर्ट्स होती है. कार्बाइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, कार्बाइड मींस मेटल प्लस कार्बन. तो मेटल कौन सा यूज होता है? यूजुअली टंगस्टन. टंगस्टन प्लस कार्बन इज टंगस्टन कार्बाइड. ओके. और इसमें 80% तो टंगस्टन कार्बाइड के पाउडर होते हैं और 20% मेटल मैट्रिक्स होता है. ये कोबाल्ट का यूज होता है यूजुअली. ये क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पाउडर है उसको बाइंड कर सके. तो ये मेटल मैट्रिक्स जो है ये बाइंडिंग की तरह एक्ट करता है. ओके. ये मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली, कैसे इंसर्ट्स बनाई जाती है. ये पाउडर मेटलर्जी में वैसे भी बताता हूं मैं आपको, बट अभी चालू हो गया तो देख लो. Suppliers, each batch meticulously tested in the lab. Some recipes contain very thin tungsten carbide and a metal matrix that binds the hard carbide grains together, where cobalt is the most common. It takes more than 2 days to produce an insert, so it's a complicated process. In the material warehouse, row after row of raw material are stacked. The tungsten carbide we use is either recycled or comes from our own mine in Austria. Cobalt, titanium, and all other ingredients come from carefully selected suppliers, each batch meticulously tested in the lab. Some recipes contain very small amounts of selected ingredients that are added by hand. The main ingredients are then automatically dispensed at different stops along the way line. In the milling room, the ingredients are milled to the required particle size, together with ethanol, water, and an organic binder. This process takes from 8 to 55 hours, depending on the recipe. The slurry is pumped into a spray dryer, where hot nitrogen gas is sprayed to evaporate the ethanol and water mixture. When the powder is dry, it consists of spherical granules of So basically this is powder creation. The very first step is a powder creation. Okay. Identical sizes. A sample is sent to the lab for quality check. Metal powder. Tungsten carbide. Barrels of 100 kilograms of ready-to-press powder arrive at the pressing machine. Up to 12 tons of pressure are applied, depending on the type of insert. The binder added in the milling room is what holds the powder together after pressing. The process is completely automated. Each insert is weighed, and at certain intervals controlled visually by the operator. The pressed inserts are very fragile and need to be hardened in a sintering oven. The Sintering is a process takes hardening about operation. 13 hours. At सिंटरिंग में बेसिकली दे सप्लाई हीट ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए. ओके. तो जरूरी नहीं है यहाँ पर मेल्टिंग होगी, बट थर्मल एनर्जी सप्लाई करके जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं उनको फ्यूज करा देते हैं एक दूसरे के साथ. दे क्रिएट काइंड ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम. the temperature of approximately 1500 degrees Celsius. The inserts are sintered into an extremely hard cemented carbide product, almost as hard as diamond. अलग अलग शेप्स हैं. The organic binder is incinerated, and the insert shrinks to approximately half its original size. The excess heat is recycled,
and used to heat the premises in winter and cool them down during summer. Actually, this video is from Austria, close to Germany, I think. So the temperatures over there are really very, very like below sub-zero temperatures are there. So they are using that recycled heat. Basically, they are using that waste heat. So this is called as waste heat recovery, combined heat and power plant. So they are using for their ventilation and all, the heating purpose. The inserts are ground one by one in different types of grinding machines to achieve the exact size, geometry, and tolerances. As the cemented carbide insert is so hard, a disc with 150 million small industrial diamonds is used to grind it. The excess carbide is recycled, as well as the oil that is used as cutting fluid. The majority of inserts are coated, either through chemical vapor deposition, CVD, or physical vapor deposition, PVD. Here we see. So पहले पाउडर बनाया, पाउडर करके उसको कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करके उसे हमने बेसिकली सेंटरिंग किया. अब सेंटरिंग के बाद देयर इज अ कोटिंग प्रोसेस, नहीं उसके बीच में हमने ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग के बाद देयर इज अ कोटिंग प्रोसेस, राइट? कोटिंग टू अचीव डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. D process. The inserts are placed in fixtures. And put into the oven. The thin layer of coating makes the insert both harder and tougher. This is also where the insert gets its specific color. Although the insert has been inspected at the lab regularly during the whole process, it's manually examined again before it's laser marked and packed. Yeah, this is Sandvik Coromont plant. Sandvik Color. Coromont, they are world leaders in manufacturing. Okay. Precision and perfect surface finish. And so to the headstock, the heart of ये the तो leg. मैंने आपको दिखा दिया था. Okay. Headstock that the greatest possible precision must be achieved. To ensure that और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ. इंडेक्सिंग बाद में बताऊंगा. चैम्फरिंग एंड ग्रोविंग देख लो. eliminate sharp corners from a workpiece. ये ग्रोविंग. ठीक है. इंडेक्सिंग बाद में बताऊंगा. कंपाउंड स्लाइड ये भी देख लो. ये कंपाउंड स्लाइड जो टॉप पर देखा था ना आपने स्वीवल प्लेट के साथ, तो आप देखो अब जादूगर लोग कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली. तो ये अच्छा है, मतलब आपको क्लैरिटी आएगी कि इट्स अप टू यू नाउ. मशीन इज योर्स, यू कैन मैन्युफैक्चर व्हाटएवर यू वांट. ठीक है. तो एक बार बस बात वही है कि मशीनिस्ट को मशीन दे दी जाए, एंड इफ ही इज क्रिएटिव यू कैन मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आउट फ्रॉम इट. ये टेपर टर्निंग करना है आपको. तो देखिए स्वीवल प्लेट है. ओके. और स्वीवल प्लेट के ऊपर कंपाउंड स्लाइड यू कैन बेसिकली रोटेट इट. ठीक है. यू कैन मेजर द एंगल.
and this is now turning operation, right? Taper turning operation, to be more precise. बट बहुत ज्यादा लेंथ पे नहीं बना सकते आप, तो शॉर्ट लेंथ पर अगर आपको स्टीप टेपर्स बनाने हैं, देन दिस मेथड कैन बी यूज्ड. ओके, कंटूर टर्निंग, ये सीएनसी मशीन पर बन रहा है, ठीक है. तो ये प्रोग्राम मैनुअली बनाना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है. आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की मदद से इसे बना सकते हो. ओके, नाउ योर टूल इज ओनली इन द शेप ऑफ, ये भी अच्छा है, देखिए जिस शेप का टूल है उस शेप की आपकी चिप्स है, उस शेप में बन रहा है. देखो ये फॉर्म टर्निंग हो गया. आई होप यू कैन सी दिस. तो ये टूल का ही शेप है आपका, ठीक है. टूल का शेप ही ऐसा था. ये देखिए अब ये नया टूल आया. देखिए वो मटेरियल कितना ज्यादा सॉफ्ट है, हाथ से ही निकल रहा है. आप देख रहे हैं, ही इज रोटेटिंग इट बाय हैंड एंड यू कैन रिमूव इट. This was also kind of a chamfering operation only by use of emery paper. So this is like your door handle, I think. Okay. So you can now parting. This is parting, removing it completely. So when you can remove it completely, this is parting, and if you create a slot, it is grooving. तो ये आपका आई थिंक हैंड नलिंग विथ की रेंज मोशन स्टॉप. ये भी देखिए अच्छा. देखिए दिस इज कॉल्ड एज योर ड्राइवर प्लेट, ठीक है. अगर आपको जॉब्स हेल्ड करने हैं, कैसे जॉब्स हेल्ड करने हैं विच आर नॉट सिमेट्रिकल, राइट, तो यहां पर आप क्लैम्प कर सकते हो उन जॉब्स को विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट. लेथ डॉग, दिस इज जो इनके हाथ में है वो लेथ डॉग है, और ये ड्राइवर प्लेट है. दिस इज कैच प्लेट, फेस प्लेट बोलते हैं इसको. इसमें काफी सारे होल्स हैं, तो ये स्लॉट वाली प्लेट की जगह आप ड्राइवर प्लेट भी लगा सकते हो, कैच प्लेट भी लगा सकते हो, एंड बोथ आर यूज फॉर होल्डिंग द जॉब्स. देखिए आपको देख के समझ में आ जाएगा कैसे. ये लेथ डॉग है, इसको लेथ डॉग बोलते हैं. ये जो पार्ट है ना ग्रीन वाला, इसको लेथ डॉग बोलते हैं, और जिससे इन्हें पकड़ रखा है ये जॉब है आपका, ठीक है. तो ये स्लॉट में इधर फंस गया, इसको आपने यहां से टाइट कर दिया, और दूसरी तरफ से आपने ये देखिए यहां से तो आपने टेल स्टॉक में पकड़ लिया, और वहां पर आपने ड्राइवर प्लेट और डॉग लेथ डॉग से उसको कनेक्ट कर दिया. तो दिस इज वन वे ऑफ वर्क होल्डिंग इन लेथ. ये तो सिमेट्रिकल जॉब है, बट इससे आप एक्सेस सिमेट्रिक मतलब नॉन सिमेट्रिकल जॉब्स भी होल्ड कर सकते हैं उस पर बांध कर. दैट इज द मेन यूटिलिटी ऑफ इट. ठीक है. एक वाइसेस देख लीजिए आप, वर्क होल्डिंग में कैसे यूज होती है ना. ये मिलिंग ऑपरेशन है आपका. दिस इज फेस मिलिंग. दिस सीएनसी टेबल, ये वाइस है.
basically he is using two different vices. इसे ट्रू करना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसे हम डायल गेज कहते हैं, है ना। अब देखिए आपने तो रख दिया लाकर, समझिएगा बात को, आपने तो लाकर रख दिया, अब ये सीधा रखा है, मतलब इट मस्ट बी पैरेलल, राइट, इट मस्ट बी पैरेलल टू द योर टेबल। तो इसके लिए डायल गेज यूज करते हैं। डायल गेज हमेशा काम में आएगा आपको, अगर आप कोई मेंटेनेंस का काम करेंगे तो आपको मशीन को चेक करना है कि उसकी रेल्स, उसकी गाइड्स ट्रू है या नहीं, तो आपको हमेशा डायल गेज यूज होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं अलाइनमेंट टेस्टिंग। ये देखिए दिख रहा है आपको कितना ज्यादा डेविएटेड है, ये एक एक डिवीजन 10-10 माइक्रॉन्स का है। तो ये कहां से चालू हुआ था, देखिएगा कहां से चालू हुआ था, 0 से स्टार्ट किया होगा। ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, 20 माइक्रॉन, 200, 300 माइक्रॉन्स तक का एरर आ गया। देखिए अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, धीरे से आप इसे पुश करिए और इसको 0-0 सेट कर दीजिए। अब आप मूव करेंगे, देखिए 0-0 चलेगा पूरा, देखिए तभी जाकर आप इसे पूरी तरह से टाइट करेंगे। तो पहले लूज टाइट करके एडजस्ट करते हैं, फिर फुल टाइट करते हैं। अलग अलग जॉब्स को होल्ड करने के लिए ही शोइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। आपने जॉब्स बाहर लगा ली है, तो आप बड़ा जॉब भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए वी शेप। देखिए ये भी इस तरह से क्लैम किया जाता है। क्लैम करने के लिए क्लैम्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ दिख रहे होंगे आपको, स्लॉट्स हैं छोटे छोटे, तो ये इसके स्लॉट्स इसके साथ मेट कर जाते हैं। तो आपको हाइट एडजस्टमेंट के लिए सही रहता है ये, आपको जितना ऊपर नीचे करना हो आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि हर जॉब तो एक हाइट का होगा नहीं, अलग अलग हाइट का होगा। तो अकॉर्डिंगली इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, तो दिस इज बेसिकली क्लैंपिंग। क्लैंपिंग बहुत स्मार्टली करना पड़ती है, ऐसा नहीं कि बड़ा आसान काम है, आसान तो है, बट इसमें गलती करी तो आपका पूरा जॉब खराब हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने यहाँ पर क्लैम्प कर दिया और समझना यहाँ पर गैप है अगर, तो ये गैप दब जाएगी। अब यहाँ गैप दब गई, यहाँ पर भी क्लैम्प कर दिया, यहाँ पर भी गैप दब गई। अब जो गैप दब गई अगर, तो आप तो मशीनिंग कर दोगे और फिर जब खोलोगे तो वो गैप वापस खुल जाएगी, तो वो इनक्यूरेसी आपको बाद में दिखेगी। तो हमेशा क्लैंपिंग करते टाइम, अगर प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, तो डायल लगाकर क्लैंप करें, यहाँ पे डायल लगा दें और चेक करें क्लैंप करते टाइम। अगर डायल इंडिकेटर में रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट या कोई भी रीडिंग शो कर रहा है, वो मतलब आपका वर्कपीस दब रहा है। और अगर वर्कपीस दब रहा है तो आप जहां पे दब रहा है वहां पर आप शिम घुसाएं, 10-10, 20-20, 40-40 माइक्रोन्स की पतली पतली पेपर लाइक फॉइल्स आती है, शिम्स, फिलर गेजेस कहते हैं उनको, उसको लगा दें ताकि वो गैप भरा जाए और आपकी क्लैंपिंग के कारण बॉडी में डिस्टॉर्शन ना। नहीं तो बॉडी डिस्टॉर्ट होके अगर आप मशीनिंग कर दोगे, देखो समझना इस बात को, लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो एज अ कंसल्टेंट आई विजिट मेनी इंडस्ट्रीज। सो व्हाट मिस्टेक पीपल डू इज दे डू अ क्लैंपिंग, राइट। अब क्लैंपिंग करने के बाद वो क्लैंपिंग बहुत टाइट करते हैं, ठीक है टाइट करिए कोई दिक्कत नहीं, बट क्लैंपिंग किया, ठीक है, और फिर मशीनिंग कर दी, और फिर मशीनिंग करने के बाद आपने जॉब को चेक करा सही बनानी है डायल इंडिकेटर से, है ना, इसके ऊपर डायल इंडिकेटर चला लिया यहाँ पर और चेक कर लिया इसकी फ्लैटनेस आई है या नहीं आई, तो बिल्कुल सही आएगा वो तो। और जब आप खोल के उसको ले जाओगे, तो जब आप उसको ओपन करोगे ना, तो वो वापस से जो बेंड हुआ हुआ पार्ट था वो वापस से स्ट्रेट हो जाएगा, करेक्ट। अब आप तो उसको मशीन कर चुके हो पहले से, तो अब वो वापस से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपने इनकरेक्ट जॉब को क्लैम करके करेक्ट कर दिया, बट आप उसको जब अनक्लैम करोगे तो वापस से इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि गलतियां कर रहे हैं।
तो वो गलती एक्चुअली में ये कर रहे हो आप कि जब आप क्लैंपिंग कर रहे हो तो आप वर्कपीस को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, और जब वो वर्कपीस डिस्टॉर्ट हो रहा है आपका, तो वो एक्चुअली में द मेन रीजन फॉर दैट डिस्टॉर्शन इज कि डक्टिलिटी के कारण वो डिस्टॉर्शन आ रहा है, इलास्टिसिटी के कारण। तो बहुत केयरफुली क्लैम्प करना चाहिए, और हमेशा जॉब मशीन पे उतरने के लिए क्लैम्प खोल के आपको जॉब चेक करना चाहिए। ठीक है, क्लैम्प खोल के हमेशा जॉब चेक करो, क्लैम्प बांध के चेक मत करो। और अगर एरर आ रहा है मतलब ये कि क्लैम्प बांधने के बाद आपका वर्कपीस डिस्टॉर्ट हुआ है और फिर आपने मशीनिंग कर दी है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो बहुत ही प्रेसिजन का काम करना है तो डायल गेज लगाओ, डायल इंडिकेटर देखा था ना आपने, यहाँ लगा दो एक डायल इंडिकेटर, यहाँ लगा दो एक, यहाँ लगा दो, और चेक करो इनमें कोई रीडिंग्स में चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर रीडिंग में चेंजेस आ रहे हैं तो आप फिर उसे करेक्ट करो, शिम लगाओ बीच में। तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, नॉट नॉट दैट इजी। ओके, शेपर तो आपने देखी हुई है, एक स्लॉटर और दिखा देता हूं मैं आपको। स्लॉटर इस तरह से वर्टिकली काम करती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है। देखो पीछे काउंटर वेट लगा हुआ है उसके, काउंटर वेट क्यों लगा हुआ है पता है पीछे? ये देखो काउंटर वेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये बहुत हेवी वेट लगा हुआ होता है, क्योंकि जब ये नीचे जा रही है तो ग्रेविटी की मदद से जा रही है, राइट, और जब ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट से जा रही है। तो दोनों स्ट्रोक्स में पावर अलग अलग यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काउंटर वेट लगा देते हैं ताकि जब ये नीचे जाए तो वेट उठाए। इट्स लिफ्टिंग अ वेट, यू कैन सी व्हेन इट इज गोइंग डाउन इट इज लिफ्टिंग दिस वेट। तो वो लिफ्ट करने के कारण जो ग्रेविटी की हेल्प थी वो खत्म हो गई एक तरीके से, और जब ये ऊपर जा रही है तो वो वेट इसको ऊपर जाने में मदद कर रहा है। तो बेसिकली दोनों स्ट्रोक्स में पावर बैलेंस हो चुका है, इसलिए यहां पर एक काउंटर मास लगाया गया है। ये देखिए, स्लॉट बनाने में काम आती है। ये जस्ट फीलिंग के लिए बता रहा हूँ, गेट में तो ऐसा आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि काउंटर मास क्यों लगाया और क्या लगाया, बट थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टूडेंट को, पढ़ रहे हैं कुछ देख रहे हैं। एक अटैचमेंट है जैसे कैप्स्टन अटैचमेंट है, ये प्रोडक्टिविटी के लिए कि बार बार टूल चेंज नहीं करना हो आपको। तो देखिए उन्होंने कितनी फास्टली एक ही बार में सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग भी कर दी, अब बोरिंग कर रहे हैं, देखो ये बोरिंग टूल लगा के बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग भी हो गया, ड्रिलिंग भी हो गया, सेंटर ड्रिल भी हो गया। ठीक है, ये बोरिंग हो रहा है, ये टर्निंग हो गया। अब प्रोडक्टिविटी देख रहे हो कितनी फास्ट है, नॉर्मल लेथ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी अटैचमेंट के कारण हो पा रहा है। ये काट देगा उसको, पार्टिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह से अटैचमेंट भी आप लगा सकते हो। आई होप दिस इज सफिशिएंट, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस भी बता दिए हैं। ये होल्डिंग देख लो, एक कैसे होल्ड करते हैं। ये ER कॉलेट चक कहते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पर टूल लगा दिया इसके अंदर और इसको टाइट कर दिया, तो ये जो स्प्रिंग है वो उसको होल्ड, टूल को ग्रिप करके रखेगी। तो ये बेसिकली ये 2-3 mm की रेंज कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होल बन रहा है ना यहाँ पर, होल मतलब इसके इधर देखोगे तो दिखेगा वो, ये वाला होल, ये वाला होल। तो इसमें आप 2 mm 4 mm तक यूज कर सकते हो, फिर एक 6 mm to 8 mm की रेंज का आएगा, फिर एक 8 mm to 11 mm की रेंज का आएगा। ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, इसे ER कॉलेट्स कहते हैं। तो ये आपको ड्रिल होल्ड करने में, रिमर होल्ड करने में, एंड मिल होल्ड करने में काम आती है फ्रेंड्स। फेस मिलिंग कटर, ये फेस मिलिंग कटर है, इसको कैसे पकड़ते हैं मशीन के अंदर। तो ये वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग दोनों बता दी मैंने आपको। ठीक है, ये टेपर है, ये BT40 टेपर होता है। BT40 मतलब ब्रिटिश टेपर, 40 ये स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। तो मशीन के अंदर इसका फीमेल पार्ट होगा। ओके, ये टाइट कर दिया, अब ये मशीन के अंदर चला जाएगा ये वाला पार्ट आफ्टर टाइटनिंग इट।
This part will go inside the spindle of the machine. Spindle of the machine will be just exactly opposite of it. ठीक है, जैसे कि आपने मिलिंग का कोई ऑपरेशन देखिए, ये कटर बना हुआ है ना, ये फेस मिल कटर ऐसे ही बना हुआ है, ये स्पिंडल है आपका इधर वाला पार्ट जो है ना, तो ये कटर इसी तरह से बना हुआ है इसमें. ओके, लाइक दैट. ठीक है, बाकी ग्राइंडिंग के मैं आपको ग्राइंडिंग के टाइम पे दिखा दूंगा. ग्राइंडिंग और कंपाउंड ये इंडेक्सिंग में आपको जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है. आई थिंक ऑल द मोस्ट मेजर वीडियोज आई हैव शोन. ठीक है, चलिए, तो थोड़ी क्लैरिटी आई होगी. ये सब मशीन टूल्स हैं जितने भी हमने देखे. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. सबसे पहले टेस्ट. अरे इसका वो कहाँ गया, पिक्चर कहाँ गया इसका, एक मिनट रुक जाओ, फाइल में से पिक्चर कहाँ चला गया. तो ये टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड फॉर टर्निंग पढ़ेंगे हम. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे 2-3 मिनट दो आप, मैं इसमें पिक्चर चला गया, पिक्चर भी लेकर आता हूँ. ठीक है, तो जस्ट टेक अ 2 to 3 minutes.
चलिए, तो टेपर टर्निंग आपने देखा कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था टेपर टर्निंग का। टेपर टर्निंग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक तो आपने देखा ही था कि कंपाउंड स्लाइड को हम रोटेट करते हैं, बट वो लॉन्ग जॉब्स के लिए नहीं। जैसे कंपाउंड स्लाइड से भी कर सकते हो, स्विवेल करके, इसको रोटेट करके, बट दिस इज नॉट फॉर व्हाट, दिस इज नॉट फॉर, दिस इज फॉर बेसिकली, मैं शेप बना देता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। शॉर्ट लेंथ स्टीप टेपर्स, आप कितने भी एंगल पे बना लो टेपर, कोई तकलीफ नहीं है आपको। बट सर लॉन्ग जॉब के लिए क्या करेंगे? तो लॉन्ग जॉब के लिए क्या होता है, एक मेथड होता है जिसे हम टेल स्टॉक सेट ओवर टर्निंग मेथड कहते हैं, टेपर टर्निंग मेथड। ध्यान से सुनना इसको, है ना। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, ये जॉब है आपका, समझिएगा इसको। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इसको मतलब ऐसा मत सोचना कि यार ये पूरा मशीन मशीन, ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग। ये जॉब को आपको टेपर बनाना है। कैसे टेपर बनाना है? लेट से इसका कुछ पार्ट तो आप ऐसे ही रखना चाहते हो जैसा है, लेट से ऐसे टेपर पर बनाना है आपको उसको, कुछ भी यार, मतलब दिस अप टू यू, अप टू योर रिक्वायरमेंट। मतलब कुछ पार्ट टेपर है, कुछ पार्ट टेपर नहीं है, मतलब ये टोटल लेंथ, ये लेंथ पूरी, और ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये लेंथ ऑफ टेपर। ओके ना, अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। इस जॉब को, ये जॉब स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट जॉब को आपने काहे पे बांध रखा है? यहां पर हेड स्टॉक है, इसको डेड सेंटर कहते हैं, मतलब अगर यहां पर आप लगा दोगे तो इसको लाइफ सेंटर कहते हैं, डेड सेंटर तो इसको कहते हैं। इसको डेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोटेट नहीं होता है, और ये रोटेट होता है, इसलिए लाइव है। तो लाइफ सेंटर और डेड सेंटर के बीच में आपने जॉब लगा दी। अब अगर आप टर्निंग करोगे, ये टूल है आपका, लेट्स से, और इसे मूव करोगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये जॉब सीधा बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इस सीधे जॉब को, ये स्ट्रेट जॉब है, इसको टेढ़ा करके, कितना टेढ़ा करना है? जितना टेपर एंगल है, लेट से ये अल्फा है, तो टेपर एंगल कितना होगा? ये डी है, ये डी है, तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2 लेंथ ऑफ टेपर। तो सीधे जॉब को टेढ़ा करके, ध्यान से समझना, सीधे जॉब को टेढ़ा करके सीधा काट दो। तो जब आप उस टेढ़े किए हुए जॉब को सीधा करोगे, जिसको आपने टेढ़ा काटा था, जिसको आपने सीधा काटा था, वो आप सीधा होने के बाद टेढ़ा हो जाएगा। हेमंत रिपीट करोगे क्या बोला मैंने एक बार? वापस सुनना, फिर वापस आपको बोलना है, एनी वन ऑफ यू। सीधे जॉब को, ये सीधा जॉब है आपका, एक मिनट वीडियो भी चालू करता हूं मेरा। सीधे जॉब को टेढ़ा करके, सीधे जॉब को टेढ़ा करके सीधा काटना है। तो जब आप इसको वापस से सीधा करोगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब टेपर हो जाएगा। बोलो एनीवन। सीधे जॉब को टेढ़ा करके सीधा काटना
तो जब सीधे जब को सीधा करोगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो लॉजिक समझ में आया क्या करा आपने? अब इसको टेढ़ा कैसे करोगे? अब इसको टेढ़ा अगर आपको करना है तो बेसिकली इस एक्सिस को आप टेढ़ा, मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि इसको आप ऐसा कर लो, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली आपको इस टेल स्टॉक को इसको क्या हो गया, एक मिनट रुको। ए भाई, एक मिनट रुको। हाँ, वन नोट का टाइम पूरा हो गया लगता है मेरे को। यार एक मिनट रुक जाओ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैसेज में टाइप करके बताओ तो, सिस्टम हैंग हो गया शायद ये। हाँ जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो हो सकता है मैं एक दो मिनट के लिए बाहर भी हो जाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है सिस्टम गया है, हैंग हो गया है। सर माइक। सर फिर से बंद है। ओके, ठीक है, अभी हो गया होगा, चलो सॉरी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो सीधा जॉब है आपका, इसको हमको टेढ़ा करना है, राइट? तो टेढ़ा कैसे करोगे?
सीधे जॉब को टेढ़ा करने के लिए आपको टेल स्टॉक को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड एज टेल स्टॉक सेट ओवर। एस इज कॉल्ड एज टेल स्टॉक सेट ओवर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टेल स्टॉक को क्रॉस डायरेक्शन में, जैसे ये मशीन की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो हम टेल स्टॉक को इस तरफ शिफ्ट करेंगे पहले तो, है ना। फिर जॉब को हम, जो जॉब, अगर मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है, टॉप व्यू देखिएगा, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये रहा आपका जॉब। आपने इधर से टेल स्टॉक को थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, तब आपका जॉब इंक्लाइन हो गया। आपने इसको सीधा काट दिया, तो इंक्लाइन जॉब को सीधा काटने पर, जब आप इस इंक्लाइन जॉब को सीधा करोगे तो वापस से आपको टेपर दिखेगा, राइट। दैट्स इट। अब ऑपरेटर आपसे पूछेगा कि सर अगर मुझे 2 डिग्री या 4 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं कितना शिफ्ट करूं इसको, आप बताइए। मुझे नहीं आता, तो वो आपको कैलकुलेशन करना है, तो वो कैलकुलेशन मैं सिखाता हूं। उसके लिए क्या करना होगा आपको यार, एक्चुअली में है ना, मैंने कुछ ज्यादा तो पढ़ाया नहीं ना इसको तुमको। फाइल गलत अपलोड हो गई, पुरानी वाली अपलोड हुई है शायद। ऐसा कैसे हो सकता है? फाइल तो एक ही है। चलो ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। आपने इसे क्या किया, इंक्लाइन, इस तरह से इंक्लाइन किया। तो ये जो डिस्टेंस है आपका कितना है, एस। कितना इंक्लाइन करोगे इसको, अल्फा। ये आपकी जॉब की ओवरऑल लेंथ है, एल, करेक्ट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू एस अपॉन एल, करेक्ट, इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2LT। अब यहां पर एल क्या है, आपकी टोटल लेंथ है, क्योंकि यहां से यहां तक आएगा ये पूरा। भली से आप टेपर इतने पार्ट में बना रहे हो, आपका पर्सनल कॉल, तो ये वाला अल्फा जो होगा वो डी माइनस डी अपॉन 2LT होगा, ये मिस्टेक मत कर। आपका एस आ जाएगा डी माइनस डी अपॉन 2LT मल्टीप्लाई बाय एल। एल कैन बी इक्वल टू LT if the entire length has to be tapered off, right? But in general, this has to be your taper formula, right? Okay. अब थ्रेडिंग के कैलकुलेशंस करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। मशीन टू ऑपरेशन, और वो डायग्राम में फिर एलटी आएगा ना? नहीं यहाँ पर कहाँ LT है, ये तो एल ही रहेगा ना पूरा। वो बड़े वाला, हाँ, ऊपर 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 का। वाला डायग्राम सर, क्या मतलब ये वाला जो बीच में है ना? हाँ इधर। हाँ, तो एल ही तो है, ये एल है और ये LT है। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैं यार, ये मशीन टूल ऑपरेशंस, क्वेश्चंस नहीं है तुम्हारी शीट में। क्वेश्चंस में डालना अलग अलग से डालूंगा, इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ। परफेक्ट है, सेव। आप लोग वीडियो के लिए एक बार मैनेजमेंट को कहिए ना, आपको वो लोग प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मेरे पास वीडियोस तो हैं बट अपलोड कराने का उसको मतलब
कहीं पे भी डालने का मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग कहिए मैनेजमेंट से, वो करेंगे। इसमें डायग्राम ऑलरेडी था है ना, मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा आपको। यही पढ़ाया मैंने आपको बस main तो। ये आ गया, और तो कुछ नहीं पढ़ाया नहीं। ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। फ्रंट पेज चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारी कहानी है। चलिए अब गेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, दिख रही है स्क्रीन आपको? आंसर दे जरा इसका। बताओ यार। अलग ही आंसर है ये आ रहा है सर। अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई? ए एंगल नहीं आ रहा। ये आ गया, एंगल नहीं आ रहा है। देखो पहले तो हम स्टेज स्टॉक सेट ओवर निकाल लेते हैं, d-d/2, ठीक है, LT/L, राइट। तो डायमीटर 80 - 65 upon 2 divided by LT. The length of a shaft of 90 has a tapered portion of 55 और लेंथ है 90। तो क्या आएगा भाई इसको सॉल्व करने का? कैलकुलेटर कहाँ है हमारा? 12.27 आता है सर। कितना आ रहा है?
12.27. 12 पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन ए मैच कर रहा है। और ये एंगल कैसे निकालोगे? d माइनस डी अपॉन 2 LT इज इक्वल टू tan अल्फा। टेपर एंगल पूछा है ना वो आपसे। सेट ओवर तो आ गया आपका, कितना बोले थे आप? 12 पॉइंट वॉट एवर जो भी आता है देख लेना। तो ये होगा आपका d माइनस डी, मतलब ये वाला पार्ट 80 माइनस 65 अपॉन 2 इंटू 55। तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है? 7.7. 7.7। तो ये बेसिकली टेपर एंगल पूछ रहे हैं आपसे, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। तो ये अल्फा है इधर आपका, ये अल्फा आया है, ये भी अल्फा है। दे आर आस्किंग यू दिस टू अल्फा। ओके, तो डबल कर दीजिए इसका तो 15। और ये डिग्री मिनट कन्वर्जन आता है ना आपको, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, वैसे करके। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग गियर रेशियो कैलकुलेशंस, राइट। आई वांट एवरीवन कंसंट्रेशन। स्क्रीन पर आपके सामने है एक लेथ मशीन का, बेसिकली कह सकते हैं आप टॉप व्यू। ओके, आपको थ्रेडिंग करना है। देखो, थ्रेडिंग का एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी भी शाफ्ट को रोटेट करेंगे और उस पे टूल को ट्रांसलेट करेंगे, तो जो, लाइक टेक एन एग्जांपल, टेक अ बॉटल एंड टेक अ पेन। टेक अ बॉटल एंड अ पेन। बॉटल को रोटेट करिए और टूल को ट्रांसलेट करिए, तो मतलब पेन को ट्रांसलेट करिए, तो जो पेन होगा ना आपका, वो टूल के ऊपर एक हेलिक्स फॉर्म करेगा। और अगर ये रोटेशन और ये ट्रांसलेशन प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में किया जाए तो आपको डिजायर्ड पिच मिल जाएगा। मतलब अगर इसका एक रिवॉल्यूशन में, इसके एक रिवॉल्यूशन में मेरा पेन जितना भी ट्रांसलेट करेगा वो मेरे थ्रेड का पिच बन जाएगा। करेक्ट? इतना समझ में आया? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लेट्स से कि आपको 4 mm के पिच बनाना है। कितना पिच बनाना है? 4 mm का। लेट्स से यू वांट टू मैन्युफैक्चर पिच ऑफ 4 mm। फाइन सर, बनाना है पिच ऑफ 4 mm ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके एक रिवॉल्यूशन में आपका जो टूल है वो 4 mm रेसिप्रोकेट करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर, करना चाहिए। अब इसको रेसिप्रोकेट क्या, सॉरी, ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट कराने वाला कौन? सर, इसको ट्रांसलेट कराने वाला लीड स्क्रू और ये हाफ नट असेंबली है ना। लीड स्क्रू, हाफ नट असेंबली इसको ट्रांसलेट कराएगी। मतलब ये कि इसको, इस, समझिएगा बड़े ध्यान से, जब इसका एक रिवॉल्यूशन हुआ तो ये आपका टूल जो है ये 4 mm मूव करना चाहिए, तभी इस पे पिच 4 mm का चढ़ेगा। अब ये तो एक स्टोरी हो गई। अब इधर की स्टोरी देखते हैं, ये वाली स्टोरी। मान लेते हैं पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज, लेट्स से 8 mm। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक रिवॉल्यूशन में ये हाफ नट कितना मूव करेगा आपको? 8 mm। और हाफ नट पे कौन लगा हुआ है? आपका टूल लगा हुआ है, तो टूल कितना मूव कर जाएगा? 8 mm। तो आपको क्या करना होगा कि जब ये एक रिवॉल्यूशन ले रहा है तो इसके रिवॉल्यूशन कितने होना चाहिए? हाफ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन उधर है और आधा रिवॉल्यूशन इधर है। इस चक्कर में होगा क्या? जब जॉब का एक रिवॉल्यूशन होगा उस टाइम पे लीड स्क्रू का हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अब लीड स्क्रू का हाफ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में लीड स्क्रू 8 mm चलता है। अगर हम अज्यूम करें पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज 8 mm, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना मूव करेगा? 4 mm। मतलब जब ये एक रिवॉल्यूशन लिया इसने तो इसने हाफ रिवॉल्यूशन लिया। ऐसा करने से क्या होगा? जब ये इसके एक रिवॉल्यूशन में जब ये हाफ रिवॉल्यूशन लेगा
तो आपका जो कैरियज है या नट है जो आपका, वो नट आपका 4 mm मूव करेगा और उतनी देर में आपका वर्कपीस एक रिवॉल्यूशन पूरा मार चुका होगा, तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ 4 mm चल जाएगा एक रिवॉल्यूशन, और इतना ही पिच डेवलप हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो अब ये कैसे करोगे कि एक रिवॉल्यूशन ले और ये हाफ रिवॉल्यूशन ले, तो उसके लिए आपको यहाँ पर गियर असेंबली लगेगी। तो ये गियर असेंबली यहाँ पे दी हुई है, तो आपको गियर्स इस हिसाब से चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटर यहाँ पे लगी हुई होती है, तो इसे हम ड्राइवर पार्ट कहते हैं, ये ड्राइवर साइड हो गई आपकी। और ये हो गई आपकी ड्रिवन साइड। तो लीड स्क्रू हमेशा ड्रिवन साइड से लगा हुआ होता है, एंड लीड स्क्रू एंड दिस हाफ नट अटैचमेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर थ्रेडिंग पर्पसेस। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और रॉड होती है, फीड रॉड, वो जनरल पर्पस काम के लिए आती है, और लीड स्क्रू और हाफ नट प्रिसीजन काम के लिए आती है, क्योंकि अगर आप इसे डेली यूज करेंगे फॉर रफ पर्पसेस ऑल्सो, तो होगा क्या, आपका जो थ्रेड है, जो लीड स्क्रू है, उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट जॉब, lathe has specifically lead screw and half nut attachment, so that whenever your lead screw is rotating one revolution, there is an exact translation of the pitch of the lead screw. Okay, तो यहां से हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, pitch of job upon pitch of lead screw is equals to n of job n of lead screw अपॉन n ऑफ, मतलब आरपीएम ऑफ जॉब। चेक कर लीजिए, पिच ऑफ जॉब क्या है 4, पिच ऑफ लीड स्क्रू क्या है 8, n ऑफ लीड स्क्रू क्या है 1/2, n ऑफ जॉब क्या है। तो यहां से मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव किया। इसे फर्दर मैं लिख सकता हूं, पिच ऑफ जॉब अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू इक्वल टू एन ऑफ लीड स्क्रू। एन ऑफ लीड स्क्रू मतलब रोटेशन ऑफ लीड स्क्रू। लीड स्क्रू कौन सी साइड है, ड्रिवन साइड है, तो एन ऑफ ड्रिवन अपॉन एन ऑफ ड्राइवर, और इसे मैं लिख सकता हूं टी ऑफ ड्राइवर, टीथ हाँ, अपॉन टी ऑन ड्रिवन। मतलब ड्राइवर साइड टीथ, यहाँ पे ये ड्राइवर है, तो यहाँ पे इस गियर पे जितने टीथ है और इस गियर में जो टीथ है, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, पिच ऑफ जॉब अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू के बराबर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। शायद 2013 में मिले होते आप लोग, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो गेट में रैंक डिसाइडिंग थे, क्योंकि मैं तो ये बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये दोनों क्वेश्चन। इनफैक्ट ये 2015 में जब आया था, तो 2014 में पढ़ाया था मैंने ये बच्चों को। ये पहली बार आया था 2014 में, 15 में सॉरी, पहली बार ये 2015 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन, और ये पहली बार 2019 में आया था। आई एम टीचिंग दिस सिंस 2000, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ इनका। सो ठीक है, तो ये बात है ना। अब कैसे करेंगे ऐसे, देखिए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये 4/2 है। अब क्या होता है ना, गियर्स कैसे आप सेट करोगे, तो कभी भी आप मशीन शॉप में जाओगे तो विल फाइंड दैट देयर आर गियर्स कैसे होते हैं, इन द स्टेप्स ऑफ 5, जैसे 20, 25, 30, 35, 120, 120, और एक होता है आपका गियर नंबर 127। पता है किसी को गियर नंबर 127 क्यों यूज करते हैं? कभी जिक्र किया है मैंने आपसे इसके बारे में, बताए? नहीं सर। चलिए ये भी समझते हैं। गियर नंबर 127 से पहले मैं आपके साथ एक बात और करूंगा
कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पिच ऑफ जॉब क्या है आपका सर? पिच ऑफ जॉब है हमारा 4, पिच ऑफ लीड स्क्रू है हमारा 8। तो अब आपको टीथ ऑन गियर सॉरी मतलब ड्राइवर, टीथ ऑन ड्राइवर, टीथ ऑन ड्रिवन, ठीक है दोस्तों। ये कितना रखना है 1/2। तो ये आपकी इच्छा है यार, 1/2 कैसे भी रख लो। एक 60 का ले लो, एक 30 का गियर ले लो, एक 60 का गियर ले लो। तो 30 का गियर यहाँ, 30 दांत का गियर यहाँ लगा दो, 60 दांत का गियर यहाँ लगा दो, हो गया आधे रिवोल्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस और नो? सो दैट्स द Yes, sir. लॉजिक ओवर हियर, ठीक है। चलिए, तो मैं गियर नंबर 127 आपको बता देता हूँ क्या चीज है वो। एक मिनट, देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दैट लेट्स टॉक अबाउट गियर नंबर 127। ये पूछेंगे गेट में, मुझे लगता है ये बच्चों को पता नहीं होता है ना। इंपॉर्टेंट चीज है गियर नंबर 127। चलो एक बहुत बढ़िया हिंट देता हूं आपको। 127 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 25.4, राइट। अब जरा मुझे बताओ कि अभी कुछ हिंट लगा? गेस करो यार, 25.4 तो बड़ा जाना पहचाना का नंबर है। 25.4 नंबर पहचानते नहीं हो आप लोग? हेमंत, ऋतिक, राहुल? हाँ बोलिए। अरे कोई बोल रहा था, बोलते बोलते कहाँ 1 चले inch, 1 inch, 1 इंच। 1 inch, sir. 1 inch equal to 25.4 mm, ठीक है। हाँ तो सर क्या करें इसका? आप देखो लॉजिक समझना। मान लो कि पिच ऑफ द लीड स्क्रू दिया हुआ है आपको 3 टीपीआई, एन टीपीआई, एन की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। टीपीआई मतलब टीथ पर इंच, मतलब 1 इंच में 3 टीथ है, तो लीड आपका वो पिच कितना हो गया? पिच नहीं दिया हुआ है, सॉरी, ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आई एम सॉरी, ये पिच नहीं दिया हुआ है। मतलब दिया हुआ है आपका कि जो लीड स्क्रू है वो एन टीपीआई का, क्योंकि इंचेस में इस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि भैया एंड 3 डीपीआई का लीड स्क्रू है, 4 डीपीआई का लीड स्क्रू, इसका मतलब 3 थ्रेड है 1 इंच में, तो हर 2 थ्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? तो पिच ऑफ द लीड स्क्रू हो गया 1/3 इंच, टू बी मोर प्रिसाइज 1/n इन जनरल। तो अब आपका, अगर आप फॉर्मूला बनाते हो, यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है आपका, पिच ऑफ जॉब अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू, पिच ऑफ जॉब अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। टीथ ऑफ ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, राइट। पिच ऑफ जॉब कितना चाहिए था आपको? 4 mm चाहिए था, 4 mm। अब लीड स्क्रू कितना है आपका? 1/3। अब ये इंच में है, तो ये mm और इंच कटेंगे नहीं आपस में, याद रखना। और आपको गियर रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप जादू करोगे। जादू करोगे मतलब ये 4 mm है, ये 1/3 इंच है, तो इसको लिखो 4 mm, इसको लिखो 1 × 3 मल्टीप्लाई बाय 25/4 mm। लिख सकते हो ना, mm से mm कटा, और ये हो जाएगा आपका टी ड्राइवर अपॉन टी ड्रिवन। फिर यहाँ पर 4 × 1/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 127/5 इक्वल टू दिस। और अगर हम फॉर्मूला बनाए तो ये था आपका पिच ऑफ द लीड जॉब, जो आपको चाहिए
1/n, तो दिस वाज n, n ऊपर चला जाएगा, और दिस इज 5np, 5np upon 120. Basically this is what it is written over here, into t driver upon t. तो बस वैल्यू डाल दो यार। 5n की वैल्यू क्या है? 3। पिच ऑफ द लीड स्क्रू की वैल्यू क्या है? नहीं, पिच ऑफ द जॉब 4 upon 127। फाइव से 15, 15 फोर द 60, 60 डिवाइडेड बाय 127। एक गियर लगा दो 7 का ड्राइवर साइड में, और एक गियर लगा दो 127 का। 127 का गियर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो वो लगेगा तो वो कहां से आएगा? यहां से आएगा। तो ये गियर नंबर 127 की खूबसूरती होती है, इसलिए काम में आता है। ठीक है, समझे क्या? यस सर। चलो, ये तो अब 2 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके देख लो। चलो, एक बार आंसर भी लिखा हुआ है आपके पास। फिर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए अभी। उसके लिए मैं आपको 5 से 7 मिनट भी दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। ये तो बना लोगे आप, इसमें कुछ नहीं है। 5pn अपॉन 127, तो 5 इंटू 1 इंटू 4, 127, तो ये तो हो जाएगा आपसे। हाँ, ये बताओ जरा, फॉर कटिंग ए डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड, डबल स्टार्ट मतलब एक रिवॉल्यूशन में 2 पिच चलेगा। एक रिवॉल्यूशन में 2 पिच मूवमेंट। पिच कितनी है यहाँ पे? 2 mm, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना मूव करना चाहिए आपका टूल? 2 इंटू 2, दैट इज 4 mm। तो 4 mm पर रिवॉल्यूशन फीड होना चाहिए। तो दे आर आस्किंग फॉर फीड ओनली, तो 4 mm पर रिवॉल्यूशन इज द आंसर। ओके, चलो, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको 7 मिनट, करो सॉल्व। दिख रहा है अच्छे से? 2008 का क्वेश्चन है गेट का, आसान है, बना लोगे, दिमाग से यूज करना है। टाइम आपके पास, करो, मैं दे रहा हूं इसके लिए टाइम। ठीक है, आई विल बी बैक इन अ मिनट और 2, आप टाइम अटेम्प्ट करें।
हाँ जी, डी इज द करेक्ट आंसर। हेमंत सेज डी, राहुल सेज डी। हाँ भैया हेमंत, आंसर समझा सकते हो कैसे आया डी? हाँ सर, सर पहले तो जो ये गियर बॉक्स यूवी है, जो मतलब हम्म स्पीड गियर बॉक्स, उसके हम्म पहले तो लगाना बेकार है सर, क्योंकि वो तो मोटर वाला आउटपुट है। हमें तो स्पिंडल स्पीड और उसके स्पीड के बीच का रेशो चाहिए। तो उसके पहले वाले ऑप्शन तो हटा दो सर। तो बचे हम्म। अभी दो ही ऑप्शंस की, इसके आगे किधर लगाऊं मैं? तो अभी अगर आगे मैंने आर और एस के बीच में लगा दिया तो सर वो दोनों शाफ्ट का स्पीड रिड्यूस कर देगा। तो मेरे को वो हम्म। नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए कि मैं उस शाफ्ट से इनपुट तो लूँ, बट वो शाफ्ट का एक और आउटपुट निकालूं, मतलब दो शाफ्ट निकले जिसकी स्पीड अलग हो। तो सर एस और ई के बीच में लगा दो। तो ऐसा करने से आप ये श्योर हैं कि कटिंग स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, बट आप श्योर हैं कि पिच चेंज, मतलब यूवी में आप चेंजेस करेंगे तो पिच चेंज नहीं होगा? यू वी में? हाँ, यूवी में चेंजेस अगर आप करोगे तो पिच चेंज नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर किया आपने? क्योंकि यहाँ पर ये चीज इंश्योर करनी है आपको कि अगर आप इसमें कोई भी चेंज करते हो तो पिच चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर आप यूएस लगाते हो कहीं पे तो वो कटिंग स्पीड को चेंज नहीं करना चाहिए उसमें चेंजेस के कारण। हाँ राहुल, आप एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर, मतलब एस और ई के बीच में अगर हम लोग यूएस लगाते हैं तो सर अगर यू भी चेंज होता है तो आर का स्पीड भी चेंज होगा, और जो यूएस को इनपुट मिलेगा उसका रिडक्शन तो सेम होने वाला है। तो सर पिच कहाँ से वेरी होएगा? पिच नहीं बहुत वेरी बढ़िया, होएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत शानदार, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, मैं समझा देता हूँ एक बार। मैं मेरे तरीके से समझा देता हूँ आपको, शायद और आसानी से आपका, वैसे तो आप लोग दो दो स्टूडेंट्स हो तो काफी अच्छे समझ में आ गया है, और भी क्लैरिटी आ जाएगी। एक काम करते हैं, जैसा ये कहते हैं वैसा करते हैं। क्यू एंड ई आर कनेक्टेड एंड इट्स प्लेस बिटवीन पी एंड क्यू। सो लेट्स प्लेस इट बिटवीन ओवर समवेयर ओवर हियर यूएस, राइट? अब मान लेते हैं ये गियर रेशियो 2 है और इसका गियर रेशियो 3। जस्ट एग्जांपल की, यहां पर आया 100 आरपीएम, यहां पर हो गया 200, गियर रेशियो 2 है तो ये हो गया 600, राइट? ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे यूवी में कुछ भी चेंजेस करोगे, यूवी में अगर आपने चेंज किया तो शुड नॉट अफेक्ट द पिच ऑफ द थ्रेड कट, एंड यूएस में अगर आप चेंजेस करोगे तो इट शुड नॉट चेंज द कटिंग स्पीड। अब आप यूएस में कुछ भी चेंज कर दीजिए, 2 का इसको 4 कर दीजिए, तो ये 100 का 400 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा। तो हो गई ना कटिंग स्पीड चेंज, करेक्ट? सो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हाँ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि गलत क्यों है। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी लगा दोगे आर और एस के बीच में भी यूएस को, तो इसमें कुछ भी चेंज होगा तो कटिंग स्पीड को इमीडिएटली चेंज कर देगा। मतलब ये बात तो पक्की है कि आपका यूएस इस लाइन में नहीं लगेगा, क्योंकि इस लाइन में लगेगा तो वो कटिंग स्पीड को चेंज करेगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही फेल होगा। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ू। अब एक काम करते, क्यू एंड ई आर कनेक्टेड and US is placed between Q and E. Q and E are connected and US is placed between them. ठीक है,
तो चलिए वापस से वही कैलकुलेशन करते हैं। इसका हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, यहाँ पर 100 आरपीएम मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी 100 आरपीएम होगा, यहाँ पर भी 200 आरपीएम होगा, ये 200 हो गया। अब ये 100, यहाँ पे 100, ये भी 100, ये 300, ये 300 हो गया आपका। दैट्स इट। अब आप यूएस में कुछ भी चेंज करो, अब इसको आप 2 का अब इसको आप 2 का 4 कर दो, कर दिया 2 का 4, तो ये 100 का यहाँ पर 400 हो जाएगा। आरपीएम में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब यूएस शुड नॉट अफेक्ट द कटिंग स्पीड, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब यूवी में चेंजेस करते हैं, तो थ्रेड पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज इक्वल टू पिच ऑफ द जॉब इज इक्वल टू टी ड्रिवन अपॉन टी ड्राइवर। यहाँ आरपीएम के फॉर्म में अगर हम देखें तो ज्यादा बेटर होगा। जॉब अपॉन लीड स्क्रू ड्रिवन, जॉब के सामने ड्रिवन है, ठीक है, जॉब के सामने ड्रिवन है। ये पता होना चाहिए था आपको, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, नहीं तो आप कर ही नहीं पाते। ठीक है, अब पिच ऑफ द लीड स्क्रू अपॉन पिच ऑफ द जॉब, ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी तो पिच ऑफ, क्योंकि पिच ऑफ द लीड स्क्रू कांस्टेंट है तो ये रेशियो कांस्टेंट है, मतलब बात बन गई अब, राइट। तो एंड ड्राइवर कितना है अभी अभी अगर हम देखें बिफोर मेकिंग इट, इसको जब ये 2 का 2 था तो अभी ये सर 300 बाय 200, और इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो पिच ऑफ द लीड स्क्रू चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो, देखना ध्यान से, इसको 3 to 4 कर रहे हो तो ये 100 और ये 400 हो जाएगा, तो ये 400। अब जब ये 400 हो गया तो आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा, 400 बाय 200, तो चेंज हो गया ना आपका। अरे पिच ऑफ द जॉब चेंज हो गया आपका, हाँ सर हो गया। पहले रेशियो 1.5 था, अब रेशियो 2 हो गया, तो बेसिकली ये भी गलत है। अब बचता है ये वाला ऑप्शन, तो ये करेक्ट है। नहीं सर, इसमें आप ये जो चेंजेस करे हो करके दिखाओ, तो ये भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब क्या बोल रहा है, एस एंड ई आर कनेक्टेड, यूएस इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड ई, यहां पे लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका गियर रेशियो फिर हम मान लेते हैं 2, है ना, इसका 3 मान लो, ये 100, 300, 600, 300। तो करंट रेशियो क्या है आपका, करंट रेशियो ड्राइवर का है 300, ड्रिवन का है 600, राइट, तो 1:2 है। अब कुछ भी चेंजेस आप यूवी में करोगे तो ये रेशियो 1/2 ही रहना चाहिए। देखो करके देख लो, इसको 3 का 4 कर दो तो ये हो जाएगा 400, हो जाएगा 400। अब ये जब 400 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इनपुट पे ये 800 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। अब रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो 400 by 800, यू कैन सी दैट इट स्टिल रिमेन कांस्टेंट, 1/2 पहले भी था, 1/2 अभी भी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। सो ये रेशियो की कंसिस्टेंसी मेंटेन। और ऑब्वियसली अगर आप यूएस में कुछ भी चेंज करोगे तो वो कटिंग स्पीड को तो चेंज करने वाला है नहीं, क्योंकि वो उस लाइन में है ही। दैट्स आंसर। मैंने 3 गलत है ये भी बताया और एक सही क्यों है ये भी बताया, तो ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स 2008 में सॉल्व किए होंगे। गेट 2008 का पेपर आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया पेपर आया है। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट हम कर नहीं सकते, टाइम इज अबाउट टू बी देयर। मैं काम करता हूं, कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस बताता हूं अगर मेरे पास, हाँ ये मैराथन के क्वेश्चंस है।
ठीक है, मैं आपको YouTube की लिंक भी भेज दूंगा। आप वहां पर मेरे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के काफी सारे मैराथन के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, तो आप देखिएगा। अभी नहीं, बाद में भेजूंगा मैं आपको। अभी तो आप पढ़ लीजिए, पहले कंप्लीट हो जाएगा फिर भेज दूंगा। नए सिम के कुछ क्वेश्चन हैं। मैं आपके इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया हमारा कॉलेज? मुंबई। एक तो ये, और एक क्वेश्चन जो मैं कराना चाहता था आपको, हाँ ये वाला। ये नहीं रुको, जो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। यार 2 मिनट तुम देख लोगे तो फिर आंसर होता है। ये वाला क्वेश्चन है करेक्ट। एक मिनट दो मुझे। सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है, बस अब शेयर होने वाली है। कि मैं क्वेश्चन पेस्ट कर रहा था इसलिए मैंने बंद किया। चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। और ये सीधे एनपीटीईएल के असाइनमेंट में से उठाया मैंने क्वेश्चन। तो एनपीटीईएल के असाइनमेंट के क्वेश्चन तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे कैसे गेट में दिख जाएंगे आपको।
डी और बी, बी, ठीक है। बी, देखिए पहले तो कोड पढ़िए। Where feed f is a feed rate, in that case, the feed velocity of the cutter with respect to the workpiece in the x direction in the line n02 is, मतलब आपको यहां जाना है, टारगेट है, और इससे पहले आप यहां पे थे, मतलब x 100 और y 200। ये पॉइंट तो क्लियर है। उसके बाद 130 और 240, मतलब ये 130 हो गया और ये 240 हो गया। G01 मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये तो आपने प्रोग्राम रीड करके मोशन ट्रेस कर लिया, करेक्ट। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है आपकी? 500 mm पर मिनट। अब एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? ये थीटा मान लीजिए, तो 500 कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल सकते हो आप। ये डिस्टेंस है कितना? 30। ये डिस्टेंस है 40, तो ये 345 का, ये 50 का ट्राइंगल हो जाएगा आपका। तो कॉस थीटा इज 30 अपॉन 50, दैट इज 100, दैट इज 300। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब आपको प्रोग्राम रीड करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, राइट। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एनपीटीईएल। ये भी ट्राई करें जरा, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। समझा, सिर्फ लीड स्क्रू का आरपीएम कितना, वो बताना है ना हमें। हाँ, द लीड स्क्रू आरपीएम इज नियरेस्ट टू, ये लिखा ना। अच्छा, ये L/S क्या होता है? लीड स्क्रू का शॉर्ट फॉर्म है, लीड स्क्रू का शॉर्ट फॉर्म लिखे अच्छा, ओके ओके ओके। बी, ठीक है, देखते हैं। सिंपल है क्वेश्चन तो, बट बी मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। देखते हैं। ऑन अ कन्वेंशनल लेथ 1 mm पिच, 2 metric start thread is to be cut on a cylindrical workpiece rotating at 200 rpm। मतलब ये 200 rpm पे रोटेट हो रहा है। तो अब लीड स्क्रू कितने पे रोटेट होना चाहिए? देखो, आपको चाहिए पिच कितना? 1 mm का है, ये 2 स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में
2 mm मूव करना चाहिए आपका कैरिएज एक रिवॉल्यूशन। 2 स्टार्ट का मतलब यही हुआ ना, एक रिवॉल्यूशन में अगर 1 स्टार्ट होता तो एक रिवॉल्यूशन में 1 mm होता, ये 2 स्टार्ट है मतलब एक रिवॉल्यूशन में 2 mm। अब पिच ऑफ द लीड स्क्रू कितना है 4 mm, तो अगर ये 100 आरपीएम रुक जाओ, ये 200 आरपीएम पे, अभी हम एक काम करते हैं, इसको 1 आरपीएम देते हैं। अब अगर ये 1 आरपीएम इसको दिया और इसको आधा आरपीएम दिया पैरेलली, तो ये कितना मूव कर जाएगा आपका 2 mm, और इसके 2 mm और इसके एक रिवॉल्यूशन में इसके ऊपर डबल स्टार्ट 1 mm पिच बन जाएगा। तो ये हाफ होना चाहिए जो भी है, तो ये 200 है तो ये हाफ होगा, तो करेक्ट आंसर है बी। ठीक है चलेगा, बी इज करेक्ट। ओके ठीक है, सो वेल फाइन, विल कॉल इट अ डे। कल क्लास 8:30 बजे रखें। मैं अभी तो पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं और आप डाउट्स भी पूछ लीजिए मुझसे।